हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आगे बढ़ते हैं आज हम लोग अपने रिवीजन पर। तो केटीओजी में अब स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये क्या होता है देखिए, जो इंटरनल एनर्जी गैस की होती है वो दो पार्ट में होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की वजह से होती है, लेकिन जो आइडियल मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। मींस आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन जीरो होगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें बेटा, तो फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी जीरो ड्यू टू नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं लगता, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है। अब बची काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तीन प्रकार की हो सकती है, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हो सकती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी हो सकती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो वाइब्रेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, तो इस वजह से वाइब्रेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो कंसीडर कर लेते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब बची ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल में हमको पता है जैसे मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल्स था, है ना, तो तीन डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती थी, ट्रांसलेशन वाली एक्स वाई और जेड की। उसी तरीके से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते थे तो रोटेशनल एनर्जी भी काउंट की जाती थी उनकी, ठीक है। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी होता था। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स में रहती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस होती है उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज काइनेटिक। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी वन मॉलिक्यूल की, याद करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू होती थी 3/2 kT के इक्वल। और हम लोगों ने पढ़ा था ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती थी ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए थी, है ना, ये वैल्यू होती थी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस की एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT के इक्वल। अब यही जो काइनेटिक एनर्जी है ये तीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती थी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ये वाली जो वैल्यू है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 kT, इसको हम लिख सकते हैं हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT, है ना। ये देखो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, यानी 3/2 kT डिवाइडेड रहता है हाफ kT हाफ kT हाफ kT, एक्स वाई जेड तीनों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसी तरीके से जब हम डायएटॉमिक गैस के लिए देखते हैं, डायएटॉमिक के लिए, तो डायएटॉमिक के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये 3/2 kT को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में F/2 kT के इक्वल लिख सकते थे। तो डायएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 के इक्वल होता है। तो जब 5 वैल्यू यहां रखेंगे तो आ जाएगा 5/2 kT, ठीक है। तो इसमें याद करो डायएटॉमिक गैसेस में तीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी और दो रोटेशनल होती थी। तो 5/2 kT को हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगी तीन ट्रांसलेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी, 3 ट्रांसलेशनल, और प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT जो दो रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी में, उसमें भी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ये रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टोटल मिला करके देखो 5/2 kT के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक गैस के लिए अगर हम देखें
तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए ये वैल्यू 6/2 kT के इक्वल होती है। अब पॉली एटॉमिक गैस में याद करो 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी और 3 रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी होती थी। तो ये डिवाइडेड हो जाएगा हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT, यानी 3 पार्ट में तो हो जाएगी 3 ट्रांसलेशनल और प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT, ये 3 हो जाएंगी रोटेशनल। तो इस तरीके से जो एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो इक्वली 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इतनी बात समझ आई बेटा? ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें इक्विपार्टीशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए वाइब्रेशनल मोड भी काउंट होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो अगर वाइब्रेशनल मोड भी काउंट हो रहा है, जैसे कि डायएटॉमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हम लोगों ने देखा था जो इलास्टिक वाले मॉलिक्यूल्स थे उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी काउंट होती थी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर काउंट होती है तो उस केस में वाइब्रेशन के भी 2 मोड होते थे, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स हाफ kT के इक्वल होती है, क्योंकि उसमें हाफ kT काइनेटिक और हाफ kT पोटेंशियल वाली एनर्जी होगी। तो वाइब्रेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी का मोड बनेगा 2 टाइम्स हाफ kT के इक्वल, मतलब ये वैल्यू kT के इक्वल हो जाएगी। बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें होती नहीं थी, केवल काइनेटिक एनर्जी होती थी। तो केवल काइनेटिक एनर्जी ही इसकी इंटरनल एनर्जी बनेगी। तो याद करो 1 मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो इसकी वैल्यू होती थी F/2 kT के इक्वल। तो ये एक मॉलिक्यूल की है। तो अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो फॉर 1 मोल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F/2 म्यू kT, सॉरी F/2 kT इंटू Na के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये वैल्यू F/2 RT के इक्वल आ जाएगी। अब अगर म्यू मोल के लिए यही वैल्यू निकालें तो फॉर म्यू मोल्स इंटरनल एनर्जी, यही इंटरनल एनर्जी बन जाएगी गैस की, तो वो वैल्यू F/2 म्यू RT के इक्वल हो जाएगी। तो किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होती है वो F/2 म्यू RT के इक्वल होती है। ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके